नमस्कार, मैं पूजा भारती। इससे पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज़ करी थी और ये वीडियो उसी के आगे का है। उसमें हमने जर्नल एंट्रीज़ करी थी और इस वीडियो में उन जर्नल एंट्रीज़ की सहायता से हम खतौनी करना सीखेंगे। तो ये हमारा पूरा सारी जर्नल की प्रविष्टियाँ, सारी जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, इसमें बनाना है खाते, यानी कि अब हमको करनी है इससे खाते में खतौनियाँ। ठीक है, मेन काम हमारा आज का वही है। तो इसको मैं हटा देती हूँ और जो मैंने पूरा आंसर सॉल्व किया है उसके साइड में मैंने फ़ोटोज़ लगा दिए होंगे, वो शायद क्लियर दिख रहे हों, नहीं भी दिख रहे हों तो मैं बोलती जाऊँगी, वो पता चलते जाएंगे कि हम कहाँ से क्या चीज़ खतौनी कर रहे हैं, किस चीज़ मैंने सारे यहाँ से लेके हटा दिए हैं जो हमने जर्नल में प्रविष्टियाँ की थी। मुझे आशा है कि आपने भी नोट करके रखी होंगी, और अगर आपने नोट करके नहीं रखी हैं तो मैंने उसके पिक्स लेके साइड में डाल दिए होंगे, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप उसमें से देख के समझ सकते हो। ठीक है, और मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व करूँगी, आप अपनी जो आपने जर्नल में प्रविष्टियाँ कर रखी हैं, एंट्रीज कर रखी हैं, उसमें देख देख कर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम खाते बनाते हैं। ठीक है, तो खाते बनाने का सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ ये है कि खाते हम एक क्रम से बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं पूंजी का खाता। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से बनाते हैं, किस तरीके से। सबसे पहले हम बनाएंगे पूंजी खाता, फिर हम बनाते हैं वास्तविक खाते, उसके बाद हम बनाते हैं व्यक्तिगत खाते, और फिर हम बनाते हैं आय व्यय के खाते। ठीक है, तो इस क्रम में हम बनाते हैं सबसे पहले पूंजी खाता, फिर वास्तविक खाते या संपत्ति खाते, उसके बाद व्यक्तिगत खाते, फिर उसके बाद अवास्तविक या फिर आय व्यय खाते या फिर लाभ हानि खाते। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूंजी खाता बनाएंगे। सबसे पहले तो खाते का प्रारूप बना लेते हैं। तो ये हमने इसका प्रारूप बना लिया। देखो, इसमें डेट, विवरण यानी कि पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट, फिर ये डेट, विवरण यानी कि पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर और अमाउंट डाल दिया है। और ये हमारा पूंजी खाता हम बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पूंजी खाता भी लिख दिया है। अब पूंजी खाते के लिए हम अपने जर्नल में की हुई सारी एंट्रीज को देखेंगे। सबसे पहले हमें पूंजी मिल जा रही है, उसमें लिखा है पूंजी रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाते का, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो हमारी एंट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम क्या बना रहे हैं, पूंजी खाता, जो कि किस में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो भी अमाउंट आ रही होगी उसको हमें किस साइड में लिखना होगा, क्रेडिट साइड में ही लिखना होगा, जो भी उससे रिलेट कर रही होगी। ठीक है, उसमें क्या आ रही है, दूसरी चीज़ आ रही है रोकड़ यानी कि कैश। ठीक है, तो रोकड़ को हम किस साइड में लिखेंगे, किस पक्ष में लिखेंगे, पूंजी खाते के धनी पक्ष में, यानी कि क्रेडिट साइड में, क्योंकि पूंजी खाता क्या है, खुद उसमें उस वाली प्रविष्टि में, उस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से समझें, पूंजी खाते की जो प्रविष्टि है, जो एंट्री है, उसमें से हमको क्या चीज़ लेकर पूंजी खाते में लिखना है, पूंजी खाते को नहीं लिखना है, पूंजी खाते से रिलेट जो चीज़ कर रही है उसको लिखना है। ठीक है, यानी कि पूंजी खाते के विपरीत पक्ष में जो कुछ भी आ रहा है। पूंजी खाता क्या है, धनी हो रहा है, यानी कि क्रेडिट हो रहा है, और उसके विपरीत पक्ष क्या हो जाएगा, धनी का विपरीत ऋणी, धनी का उल्टा ऋणी, यानी कि डेबिट साइड में क्या आ रहा है, कैश यानी कि रोकड़। ठीक है, अब वो क्योंकि वहाँ पे ऋणी हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, ऋणी धनी कर देंगे। ठीक है, ऋणी को हम यहाँ पे कर देते हैं धनी। तो ये हमारा रोकड़ किस साइड में आएगा, हमारे धनी पक्ष में आएगा। ये ऋणी साइड है और ये धनी साइड है, ये डेबिट और ये क्रेडिट है ना। तो हमारा जो रोकड़ आएगा वो किस साइड में आएगा, हमारे धनी पक्ष में आएगा। डेट हमारी वही वाली रहेगी। डेट क्या है हमारी, 1 मार्च 2012। 1 मार्च 2012 की प्रविष्टि है, उसमें आप देखिएगा यहाँ पे हमने ये जर्नल एंट्रीज करी हुई है, तो यहाँ पे हम डेट डाल देंगे इसकी 2012 में 1 मार्च। ठीक है, लिख देंगे रोकड़ खाते से, क्योंकि ये हम कहाँ लिख रहे हैं, धनी में जो चीज़ लिखते हैं उसके आगे से या फिर बाई लगाते हैं। दोनों में लिख दूंगी, इंग्लिश और हिंदी में। आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में नोट कीजिए, हिंदी वाले हैं तो हिंदी में नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने खतौनी कर दी रोकड़ खाते की पूंजी खाते के अंदर। ठीक है,
अब और तो कहीं पे भी पूंजी नहीं आ रहा है। आप सारी प्रविष्टियाँ चेक कर लो, सारी जितने भी हैं हमने करी हैं, अभी एंट्रीज करी हैं, सारी की सारी एंट्रीज चेक कर लो। कहीं पे भी अगर पूंजी आए तो उसकी खतौनी यहाँ पे हमें कर देनी है, लेकिन कहीं पर भी पूंजी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही एंट्री में पूंजी आ रहा था जिसकी हमने खतौनी कर दी है, तो ये पूरी हो गई। ठीक है, अब क्या मैंने इसको बताया था, इसको हम योग बराबर करते हैं, उसको बंद करते हैं। ठीक है, योग बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। दोनों साइड का टोटल करने के लिए यहाँ पे टोटल होना चाहिए था, नहीं है, तो हमारे डेबिट साइड का टोटल क्या हो जाएगा, 0। डेबिट साइड का टोटल 0। अब इस साइड का टोटल देखें तो इस साइड में मैंने देखो एक ही चीज़ 2 बार लिखी है। इंग्लिश वाले हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हैं तो हिंदी में लिखेंगे, एक ही अमाउंट आएगी यानी कि 2000 रुपीज़। तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारा, 2000 रुपीज़। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 2000 रुपीज़, और डेबिट साइड का 0। तो हम क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे। ठीक है, यानी कि 2000 में से 0 को लेस करेंगे, तो हमारा बैलेंस यानी कि शेष कितना आएगा, 2000 ही आएगा। 2000 माइनस 0 इज इक्वल टू 2000 है ना। तो हमारा जो बैलेंस आएगा, मैंने आपसे कहा था कि उसको हम उस पक्ष में लिखते हैं जिसका योग कम होता है। कम कौन से पक्ष का योग है, डेबिट साइड का। तो हम बैलेंस को कहाँ लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे योग आगे ले गए या नीचे ले गए, और इंग्लिश में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसको दोनों को लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। हमारा जो शेष आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया शेष आगे ले गए या नीचे ले गए, या इंग्लिश में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, डेट हमने डाली है 31 मार्च, महीने की अंतिम तिथि, क्योंकि हम जो शेष निकालते हैं, खाते बंद करते हैं, वो अपने साल के अंत में करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया है, शेष लिख दिया। जो हमारा शेष आया है, शेष नीचे ले गए लिखेंगे, उसके सामने उसके अमाउंट लिख दी। जो शेष हमारा तो 2000 ही बच रहा था ना, 2000 लिख दिया। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, एक ही बार लिखेंगे, आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। तो अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 2000 रुपीज़। ठीक है, डेट हमने लास्ट वाली डाली है, महीने के अंत की, क्योंकि हम अंत में अपने शेष निकालते हैं और खातों को बंद करते हैं। तो 31 मार्च हमने डेट डाली है। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट मंथ में ले जाते हैं। तो मैंने यहाँ से जो शेष, हमारा शेष देखो एक ही बार लिखेंगे हम, मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है आपको समझाने के लिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो यहाँ शेष हम एक ही बार देखेंगे, चाहे आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लिखिए, एक ही लिखेंगे हम। ठीक है, डेट हमने लास्ट वाली डाली है क्योंकि हम महीने के साल के अंत में निकालते हैं, तो साल के अंत में हमारी 31 मार्च की डेट होगी। ठीक है, अब ये वाला बैलेंस यहाँ पे से कैरी डाउन करके हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट मंथ में, लेकिन उससे पहले हमें करना है योगों को बराबर। इसीलिए तो हमने यहाँ पे ये लिखा है बैलेंस। बैलेंस हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं, ताकि हम योगों को बराबर कर सकें। तो उनके योग बराबर करने के लिए यहाँ दोनों पक्षों की तरफ हम इनके योग को दोबारा से कर लेंगे। तो देखो, इधर का योग करेंगे तो भी 2000 आएगा, अब हम इधर का योग करेंगे तो 0 नहीं आएगा, अब हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 2000 आएगा। तो यहाँ पे 2 लाइंस खींचकर इन दोनों लाइंस के बीच में हम इसका योग लिख देंगे 2000 रुपीज़। इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर योग आना चाहिए, वो भी कितना आएगा, 2000। देखो 4000 नहीं आएगा, ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे खतौनी नहीं करी है, एक ही चीज़ की खतौनी करी है, एक इंग्लिश में करी है मैंने, एक बार हिंदी में करी है एक ही। ठीक है, तो 2000 ही हमारा टोटल आएगा। अब क्या करना है हमको, ये शेष यहाँ पे नीचे लेकर आना है। तो हम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे शेष नीचे लाए, इसकी डेट डालेंगे 1 अप्रैल। ठीक है, तो मुझे इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ा गया है, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया। अगर केवल हिंदी में करेंगे तो इतना ही पर्याप्त था जितना मैंने बनाया था इसको। तो यहाँ मैं शेष को नीचे लेकर आई हूँ, तो मैंने यहाँ 1 अप्रैल को लिखा है, शेष नीचे लाए। और इंग्लिश में अगर हम इसको लिख रहे हैं तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके सामने इसका ये सामने ही लिखेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर नीचे कहीं नहीं होना चाहिए। जहाँ हमने ये लाइन लिखी है उसको बिल्कुल सामने लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ एक लाइन खींचकर इसको कर देंगे बंद। तो हमने शेष भी निकाल लिया, योग बराबर भी कर लिए, और खातों को हमने अपने बंद भी कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा पूंजी खाता पूरा हो गया, और मैं आशा करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो, पूंजी खाते के बाद हमें बनाना है वास्तविक खाता या संपत्ति खाता। तो इसमें जितने भी खाते हमको यहाँ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी वास्तविक खाता नहीं है। वैसे आप क्रय को ले सकते हो, विक्रय को ले सकते हो, विक्रय वापसी को ले सकते हो, पर हम उसको अवास्तविक में लेके चलेंगे।
और वास्तविक में भी ले सकते हैं, तो हम उसको पहले बनाएंगे। पहले हम वास्तविक में देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। तो देखो इन सब में कहीं ना कहीं रोकड़ ज़रूर आ रही है, किसी ना किसी में, किसी में नहीं है। जैसे ये अशोक कुमार वाले में रोकड़ नहीं आएगी, है ना। तो जिन भी प्रविष्टियों में रोकड़ आ रही है उन सबकी खतौनी हम रोकड़ खाते में कर लेंगे। रोकड़ हमारा क्या है, वास्तविक खाता है। तो हम इसके बाद बनाते हैं रोकड़ खाता, ठीक है। तो रोकड़ खाते के लिए थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि लगभग ज़्यादातर प्रविष्टियों में रोकड़ आ रही है, ठीक है। तो मैं वो बना लेती हूँ अब, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं ये चीज़ें लिखूँ, तो मैं केवल लाइन खींच लूँगी उसका और उसमें बना दूँगी रोकड़ खाता। मैं केवल हिंदी में बनाऊँगी, इंग्लिश में आप खुद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बना रहे हैं रोकड़ खाता और सबसे पहली प्रविष्टि से लेकर चलेंगे, जहाँ जहाँ पे भी रोकड़ आएगी वहाँ से हमको इसमें खतौनी करनी है, ठीक है। सबसे पहली प्रविष्टि हमारी कौन सी है, रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाते का। क्या बना रहे हैं हम, रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाते में रोकड़ खाते का नाम तो आएगा नहीं, तो रोकड़ खाते से रिलेट जो भी कर रहा होगा, यानी कि उसके विपरीत पक्ष में जो भी आ रहा होगा उसकी खतौनी हम रोकड़ खाते के उसी पक्ष में करेंगे जिस पक्ष में उस प्रविष्टि में रोकड़ आई होगी, ठीक है। तो पहली प्रविष्टि हमारी जो है उसमें रोकड़ किस पक्ष में आ रही है, ऋणी में आ रही है। तो अब पहली प्रविष्टि की जो हम खतौनी इसमें करेंगे, तो इससे जो भी रिलेट कर रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, ऋणी पक्ष में लिखेंगे। क्या चीज़ आ रही है पहली प्रविष्टि में, पूंजी आ रही है धनी पक्ष में, जर्नल में, है ना। जर्नल में पूंजी धनी पक्ष में आ रही, रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाते का। तो पूंजी खाता क्या हो रहा है, धनी हो रहा है, यानी कि क्रेडिट हो रहा है। तो हम उसकी खतौनी करेंगे रोकड़ खाते में, कहाँ लिखेंगे, उसके ऋणी पक्ष में, क्योंकि रोकड़ भी हमारी क्या है, ऋणी है, ठीक है। या इस तरीके से समझो, क्योंकि पूंजी वहाँ पे हो रही है धनी, तो हम यहाँ रोकड़ में यहाँ खाते में क्या कर देंगे, उसको ऋणी, ठीक है। तो उसकी डेट क्या है, 1 मार्च 2012 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो टू कैपिटल अकाउंट और हिंदी में लिखेंगे तो पूंजी खाता, पूंजी खाते का, ठीक है। उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने इसकी खतौनी कर ली। उसके बाद अब देखते हैं और कौन सी प्रविष्टि है और कौन सी एंट्री है जिसमें कि रोकड़ का नाम आ रहा है। तो सेकंड अगर हम एंट्रीज की देखेंगे तो उसमें रोकड़ का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि वो हमारा उधार लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं, तो नकद माल खरीदा, इसमें रोकड़ का नाम आ रहा है और कौन से पक्ष में आ रहा है, देखिए धनी पक्ष में आ रहा है, ठीक है। क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का, तो क्रय खाते को हम रोकड़ खाते में कौन से पक्ष में लिखेंगे, धनी में। क्यों, क्योंकि रोकड़ वहाँ पे क्या हो रहा है, धनी हो रहा है। या फिर आप कह सकते हो क्योंकि धनी वहाँ पे ऋणी हो रहा है तो हम उसको खाते में कहाँ लिखेंगे, धनी पक्ष में। तो इसके धनी पक्ष में आएगा क्रय खाते से, ठीक है। जब धनी में लिखेंगे तो से लिखेंगे, ऋणी में लिखेंगे तो का लिखेंगे। इंग्लिश की बात करें तो धनी में लिखेंगे तो बाई से स्टार्ट करेंगे और ऋणी में लिखेंगे तो फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, उसकी डेट डाल के, डेट है हमारी 8 मार्च 2012। इसके रुपए हम उतने लिख देंगे जितनी रोकड़ हमसे गई है। रोकड़ कितनी गई है हमारे पास से, 600 रुपये, तो 600 रुपये हम यहाँ लिख देंगे रोकड़ वाले खाने में, धनराशि वाले खाने में, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद देखो मजदूरी दी है तो उसमें भी रोकड़ आई होगी, मजदूरी खाता ऋणी रोकड़ खाते का, है ना। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, मजदूरी क्या हो रही है, ऋणी हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, धनी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सी डेट में आ रहा है ये, 10 मार्च को। मजदूरी खाते से, मजदूरी हमने दी है 300 रुपये, मजदूरी ने 300 रुपये दी, 300 रुपये हमने उसके सामने लिख दिए रोकड़ वाले खाने में, धनराशि वाले खाने में, ठीक है। तो हम ये देखते रहेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी रोकड़ आ रही है वहाँ की खतौनी हमको रोकड़ खाते में कर देनी है। जिस भी प्रविष्टि में रोकड़ दिख जाए उसकी खतौनी उठा के हमको रोकड़ खाते में कर देनी है, उतनी अमाउंट की जितनी रोकड़ से संबंधित है। अब ये तो सारी की सारी मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल सी प्रविष्टियां हैं जिसमें सारी एक पक्ष ऋणी हो रहा है, एक पक्ष धनी हो रहा है। तो यहाँ पे हमको ये देखने की जरूरत नहीं है कि रोकड़ से रिलेट कौन सी अमाउंट कर रही है। लेकिन जहाँ पे मिश्रित प्रविष्टियां होती हैं, जहाँ पे एक ही प्रविष्टि में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, डेबिट भी होती हैं कई सारी और कई सारी क्रेडिट भी होती हैं, वहाँ पे हमको ये देखना पड़ता है कि रोकड़ से रिलेटेड अमाउंट कौन सी है, ठीक है। तो हम वही अमाउंट डालते हैं जो रोकड़ से रिलेटेड होगी क्योंकि हम रोकड़ खाता बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये तो सिंपल है, इसको कर लेते हैं। आगे कभी मौका लगेगा तो हम वाली प्रविष्टियाँ भी करेंगे। इसके बाद देखो और किस में आ सकता है, तो नकद माल बेचा में भी रोकड़ आ रही है क्योंकि माल को नकद बेचा गया है। इसकी आपकी प्रविष्टि बनी होगी रोकड़ खाता ऋणी विक्रय खाते का, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रोकड़ क्या हो रहा है,
ऋणी हो रहा है, तो विक्रय को हम कौन से पक्ष में खतियाएंगे? रोकड़ खाते में ऋणी पक्ष में, यानी कि डेबिट साइड में। क्यों खतियाएंगे? दूसरी तरीके से समझते हैं। वहाँ पे विक्रय क्या हो रहा है? धनी यानी कि क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट यानी कि ऋणी। तो हम ऋणी पक्ष में इसको लिखेंगे, टू करके लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी में इसके आगे लिख देंगे का। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो विक्रय की हमने यहाँ पे खतौनी कर दी। उसके बाद देखो और किस में रोकड़ आई होगी, तो देखो अशोक ने जो माल वापसी किया इसमें रोकड़ नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें रोकड़ का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, इसके बाद देखो डाक व्यय, तो हाँ इसमें रोकड़ आई होगी क्योंकि हम व्यय कर रहे हैं रोकड़ के रूप में। तो हमारी प्रविष्टि बनी होगी डाक व्यय ऋणी रोकड़ खाते का। बिल्कुल वैसे ही क्रय की तरह, तो डाक व्यय हमारे किस साइड में आ जाएंगे? धनी में। और आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा कि धनी में क्यों आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमने इसकी खतौनी कर दी। अब देखो और किस में रोकड़ आई होगी, तो देखो श्याम से हमने माल खरीदा, ये उधार हो गया, इसमें तो कोई रुपए का लेन देन हुआ नहीं होगा, तो इसमें भी नहीं आएगा रोकड़, यानी कि इसकी हम इसमें खतौनी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा किराया दिया, तो किराया हमने दिया है, हमारा खर्चा है, तो इसमें रोकड़ आई होगी, है ना। जब इसमें रोकड़ आई होगी तो हम देंगे, ऑब्वियस सी बातें देंगे। तो इसकी प्रविष्टि जो आपकी बनी होगी किराया ऋणी रोकड़ खाते का, बिल्कुल ऐसी ही होगी मजदूरी की तरह। तो किराया हमारा किस पक्ष में आ जाएगा? धनी पक्ष में आ जाएगा। और से करके हम लिखेंगे। डेट देखो मैं वही डाल रही हूँ जिस डेट में ये लेन देन हुए हैं, जिस डेट में ये हमने एंट्री करी है रोज नामचे में। ठीक है, तो हमारी इसकी डेट क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी खतौनी भी कर दी। हमारी सारी प्रविष्टियां हमने देख ली, सबकी खतौनी रोकड़ खाते में हो गई, कोई प्रविष्टि बची नहीं है। अगर कोई बची हो तो आप देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा भी अगर मैंने गलती कर दी हो तो। वैसे मुझे लगता है कि सारी प्रविष्टियां हमने देख ली हैं और सब में इतनी ही प्रविष्टियां, इतनी की ही खतौनी हम रोकड़ खाते में करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? हमको इनका शेष निकालना है और खाते को बंद करना है। शेष निकालने के लिए हमने क्या बताया था? ऋणी का अलग योग कर लेंगे और धनी का अलग योग कर लेंगे। अब इस वाले खाते में ऋणी में भी अमाउंट्स हैं और धनी में भी हैं, दोनों का अलग अलग टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं ऋणी पक्ष का। देखो ऋणी पक्ष में हम टोटल करेंगे तो 2000 प्लस 1000 3000 रुपये। यहाँ पे लिख लेती हूँ ऋणी पक्ष का टोटल 3000 रुपये। ठीक है, तो इसका 3000 आ गया। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो 600 प्लस 300 900, 925 और 350 1275। ठीक है, इसका टोटल आ गया 1275। ये हमारा धनी पक्ष का है। एक बार आप भी टोटल करके देख लीजिएगा। अब हमारा ज्यादा वाला टोटल है ऋणी का। ऋणी में से हम घटा देंगे धनी को, कितना बचेगा देखिए। हमारा बैलेंस जो बच रहा है, शेष जो बच रहा है वो है हमारा 1725 रुपये। ठीक है, हमारा जो शेष बच रहा है वो है 1725 रुपये। अभी जो शेष है ना, ये कहलाएगा ऋणी शेष, क्योंकि हमने ऋणी में से घटाया है, लेकिन लिखा जाएगा धनी में, क्योंकि धनी का जो योग है वो कम है। ठीक है, जो हम ऋणी शेष है उसको कहाँ लिखेंगे? धनी में। रोकड़ खाते में हमेशा ऋणी शेष ही होता है, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास होगा हम उतना ही खर्च कर सकते हैं ना, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो ज़्यादा इस साइड में हमारे क्या आ रहे हैं? सारे खर्चे ही आ रहे हैं। इस साइड में हमारी क्या आ रही है? सारी इनकम आ रही है रोकड़ खाते में। बाकी सब में सबकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे रोकड़ खाते की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोकड़ खाते में हमेशा ऋणी पक्ष का योग ही अधिक आएगा, और जो हमारे शेष है वो यहाँ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेष आगे ले गए या शेष नीचे ले गए, कौन सी तारीख में? 31 मार्च को। ठीक है, लिख देते हैं। कितने रुपए लिखेंगे? 1725 रुपये। ठीक है, अब इनके टोटल को बराबर कर लेते हैं। इनका टोटल फिर से कर लेते हैं, इनका टोटल फिर से कर लेते हैं। इनका टोटल हमें पता है 3000 ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो सबसे नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें इसके बिल्कुल बराबर में लिखना। तो पहले हम इधर का कर लेते हैं, इधर का हम टोटल करते हैं। तो हमारे पास 1725 की ही तो कमी आ रही थी। इस टोटल में 1275 में अगर हम 1725 जोड़ दें तो 3000 ही तो आएगा। तो हमारे इधर का टोटल कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3000 रुपये, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर भी हम इसका यही टोटल लिखेंगे यहाँ पे करके। ठीक है, ये टोटल नहीं उतार देना, यहाँ पे करके देखना है वाकई में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो हमने मिस्टेक करी है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये हमारा टोटल आ गया 3,000 रुपये दोनों तरफ। अभी जो शेष है ये हम इस पक्ष से इस पक्ष में अगले महीने को लेकर जाएंगे, क्योंकि कौन सा शेष है, ये ऋणी शेष है। ऋणी शेष है तो कहाँ होना चाहिए, ऋणी में होना चाहिए। हमने लिखा धनी में, क्यों, क्योंकि हमें योग बराबर करने थे। ठीक है, अब हम इसको अपने असली पक्ष में ले आते हैं। तो ये 1 अप्रैल को आएगा, अगले महीने में 1 अप्रैल। ठीक, क्या लिखेंगे, शेष नीचे लाए, या यहाँ पे भी लिख सकते थे शेष नीचे ले गए। तो यहाँ या फिर तो अब मैंने आगे लेके लिखा है तो मैं यहाँ पे भी यही लिखूंगी, शेष आगे लाए। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ठीक है, ये आएगा हमारा। मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना लिया, आप हिसाब से बनाइएगा। तो मैं ये लाइन्स यहाँ से हटा दे रही हूँ और इसको हम यहाँ से कर देंगे बंद। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा डोकर खाता पूरा कंप्लीट हो गया। और बाकी के जो खाते हैं वो करके देखिएगा, आ जाएंगे, इजी है। बाकी हमारे कौन कौन से बचे इसके बाद हम बनाएंगे। अभी वास्तविक में अगर आप मानते हो तो आप सेल्स अकाउंट बनाओगे इसमें, है ना, विक्रय वापसी खाता बनाओगे, और क्या बनाओगे, माल खरीदा है तो क्रय खाता बनाओगे। ठीक है, 3 खाते ये हो गए। उसके बाद हम बनाएंगे व्यक्तिगत खाते, तो जहाँ जहाँ पे नाम आ रहा है वो वाले खाते बनाएंगे हम। राम प्रसाद वाले में तो हमें नहीं करना है, क्योंकि राम प्रसाद का खुद का खाता है तो उसका नाम उसमें नहीं आएगा। खुद के अकाउंट्स बना रहा है, उसका नाम तो कहीं आना ही नहीं था, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी के नाम हम देख लेंगे। एक अशोक कुमार का खाता बनेगा जिसमें हम माल को बेचने की खतौनी भी करेंगे और जो माल वापस आया है उसकी खतौनी भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद और कौन सा बनेगा, और देखिए श्याम का नाम यहाँ पर आ रहा है तो श्याम का खाता बनेगा। ये 2 खाते बनेंगे व्यक्तिगत खाते में। उसके बाद अवास्तविक खातों की बात करते हैं। तो देखो हमने खरीदने और बेचने का तो पहले ही बना लिया, उसके बाद बाकी के खर्चे की देख लेते हैं। तो एक हमारा मजदूरी का खाता बनेगा। ठीक है, मजदूरी खाता हम बनाएंगे। और क्या बनाएंगे हम, डाक पे खाता बनाएंगे और किराया खाता बनाएंगे। और कहीं पे कोई भी खर्चा, कोई भी अवास्तविक खाता नहीं आ रहा है, अगर कोई आ रहा हो तो वो बनेगा। तो इतने अकाउंट्स अभी इसमें बनना बाकी हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट्स आप बना के कोशिश कीजिएगा जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले इन अकाउंट्स को ही बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।